हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 9 में। जी हाँ, केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 9। और आखिरी लेक्चर में हम कुछ पाई बॉन्ड की आइडेंटिटी जस्ट स्टार्ट कर चुके थे। आखिरी लेक्चर में आपने देखा कि पाई बॉन्ड की आइडेंटिटी कैसे करते हैं, और मैंने कहा था कि जब अगला लेक्चर होगा, यानी कि ये वाला लेक्चर, इसको हम पाई बॉन्ड की आइडेंटिटी को और आसान करने वाले हैं, कुछ जो है खतरनाक एमडी से। चलिए तो आपको बताते हैं। पहले अच्छा 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 एक काम करते हैं, ये तो हमारा आज का टारगेट हो जाएगा। और उसके बाद हम ये हमने आपको होमवर्क दिया था, आखिरी लेक्चर में होमवर्क दिया था। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये होमवर्क आपके सामने मैं कर लेता हूं। पीएक्स और एस, एस और पी, और वो भी एक्स एक्सिस पे, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा बेटा? सिग्मा बन जाएगा। एस और एस किसी भी एक्सिस पे सिग्मा ही बनाते हैं, चाहे यहाँ एक्स हो, चाहे यहाँ वाई हो, चाहे यहाँ जेड हो, कुछ भी हो, ये सिग्मा ही बनेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे कुछ भी लिख लो, एक्स लिख लो, वाई लिख दो, है ना, जेड लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये तीन सवाल ऐसे मैंने एक साथ कर दिए। एस और एस हमेशा क्या बनाता है बेटा? सिग्मा बनाता है। अच्छा, पी एक्स और पी वाई दुनिया के किसी भी एक्सिस पे कुछ नहीं बनाएगा, जीरो ही होगा। कारण बोलो क्या? क्योंकि ये दोनों ही दोनों क्या है? दोनों के दोनों क्या है? अलग अलग है। बोथ पी एंड बोथ डी मस्ट बी सेम एक्सिस, सेम ओरिएंटेशन होना चाहिए उनका। यस, पी जेड, अगर जेड होता तो सिग्मा, लेकिन कॉमन पे सिग्मा, बाकी पे पाई, तो यहां बनेगा पाई। डी एक्स वाई पी वाई, और इनमें जो अनकॉमन होता है उस पे पाई बनता है। ये अनकॉमन है बेटा एक्स, और यही आपको दिया हुआ है, तो यहां पे भी क्या बन जाएगा? पाई। डी एक्स जेड, एक्स जेड अगर है, एक्स जेड, एक्स भी है जेड भी है, तो बनेगा पाई। बाकी बनता क्या? डेल्टा बॉन्ड। ठीक है भाई। डी एक्स जेड डी वाई जेड, ये देखो अगेन दोनों डिफरेंट हो गए, कोई एक्सिस को फर्क नहीं पड़ता, यहां जीरो ही आएगा। पी एक्स एक्स, कॉमन पे सिग्मा, यानी कि यहां आ गया सिग्मा। एस प्लस पी वाई और एक्स एक्सिस पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि अगर जो पी वाला एक्सिस होता है वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो तो सिग्मा बनता है। यहां पर पी का एक्सिस वाई है, अगर यहां वाई होता तो सिग्मा बनता है, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? जीरो आ जाएगा। पी वाई एंड डी वाई जेड, पी वाई एंड डी वाई जेड, और उसमें लिखा हुआ है वाई एक्सिस पे, उसमें क्या लिखा हुआ है? वाई एक्सिस। याद रखना, अनकॉमन पे पाई बनता है, बाकी पे जीरो होता है। यहां पे ये वाई वाई एक्स अनकॉमन था, अनकॉमन एक्स है, उस पे पाई बनता है। तो यहां पे अनकॉमन क्या है बेटा? जेड है, तो जेड पे पाई बनेगा, जेड पे पाई बनेगा, वाई पे तो जीरो ही बनेगा। तो ये आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार, और जिसको नहीं समझ आ रहा है वो क्या करेगा? वो एक बार नोट्स वापस रिवाइज करेगा बेटा। ओके, चले आगे। चलो, अब बात आती थी, हम बात कर रहे थे बॉन्ड आइडेंटिटी की। किसकी बात कर रहे थे हम? बॉन्ड आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, राइट? बॉन्ड आइडेंटिटी की बात कर रहे थे। अब बॉन्ड आइडेंटिटी में क्या है, हम चल ही रहे थे, मतलब हमारा तो काम हो ही गया था, पाई वाई को हमने देख लिया था। अब हम और आसान कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो चीज है इसमें अब अपने को क्या बच रहा है? अब आपको दे देते हैं क्या? एमडीजे। मजा आएगा तुमको, मजा आएगा। एमडीजे है ना, एमडीजे वन, एमडीजे टू। एमडीजे पहला स्टार लगा के बोल दो, है ना, कि सेकंड पीरियड वाला, इफ इफ एटम, सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड एंड पाई बॉन्ड is present, then pi will be always 2p pi 2p pi, है ना। अगर सेकंड पीरियड का सेंट्रल एटम है तो पाई हमेशा कैसा होगा? 2p पाई होगा, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, है ना, है ना। या इसको इफ ऑल एटम्स लिख दो, ऐसे लिख दो, सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम दोनों लिख दो, सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम दोनों लिख दो, सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम, है ना, बोथ बिलोंग्स टू
belong to second period and pi bond is present in structure, then pi will be always 2p pi 2p pi. एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं इसके, जैसे NO3 माइनस हो गया, CO3 2 माइनस हो गया, है ना, ये सेकंड पीरियड के। NO3 माइनस कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, NO2 माइनस हो गया, NO2 माइनस हो गया, ये वाले, ये सारे सेकंड पीरियड के। ठीक है, सेकंड पीरियड का मतलब यही है कि आपको जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जैसे इसमें CO2 हो गया, ये भी सेकंड पीरियड का है। ठीक है, और मतलब जो भी आप देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनके पास डी नहीं होता, सेकंड पीरियड वालों के पास, सेकंड पीरियड वालों के पास डी नहीं होता, इसीलिए डी नहीं होता है तो पी पाई होगा ऑलवेज। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा पाई है, तो आप बोल दोगे क्या, इनमें सब में क्या है, पी पाई बॉन्ड है, इन सब में पाई बॉन्ड, हाँ स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे, या तो पी पाई बोल दो, और अच्छे से बोलना चाहते हो तो 2p पाई बोल दो, पाई बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड होना चाहिए। CO2 में पाई बॉन्ड है, NO2 माइनस में पाई बॉन्ड है, कार्बोनेट में पाई बॉन्ड है, नाइट्रेट में पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड बेसिकली होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ गए बात को, चले आगे, है ना, आगे चले, दूसरा एमडीजे दिखा दें आपको। अब मान लो किसी में पाई नहीं है तो फिर तो बात खत्म ही हो गई, स्ट्रक्चर में पाई भी होना चाहिए। पाई की आइडेंटिटी पूछ रहा है तो हो सकता हो दो चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन ऐसे हो जिसमें पाई हो ही ना, वो तो वैसे काट देना, बोले पाई की तो बात ही खत्म हो गई, इन स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड ही नहीं है ना। और अगर है तो फिर ये वाला रूल भी देख लेना कि अगर उसने पूछा है कि इनमें से किसमें डी पाई पी पाई होगा, क्या पूछे उसमें से, उनमें से किसमें, इनमें से किसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा, तो आप उस ऑप्शन को भी काट सकते हो। इनमें से कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको भी काट सकते हो कि इनमें तो डी पाई पी पाई तो नहीं हो सकता, सेकंड पीरियड वालों के पास डी पाई पी पाई नहीं हो सकता। अगर सेकंड पीरियड है तो इसका मतलब है डी पाई पी पाई जो है वो हो ही नहीं सकता, वो बॉन्ड बन ही नहीं सकता डी पाई पी पाई, यानी कि बनेगा तो कौन सा, 2p पाई ही बनेगा, सेकंड पीरियड प्लस पी पाई, तो ऐसा होता है। क्लियर बेटा, दूसरे एमडीजे की तरफ बढ़ना चाहोगे, सवाल कैसे धड़ाधड़ होते हैं मैं सारे सवाल करा दूंगा अभी। एमडीजे, एक और एमडीजे ले लो, चलो एमडीजे ले लो, जुगाड़। एमडीजे क्या कह रहा है इस बार, एमडीजे कह रहा है भैया कि अगर, है ना, अगर सेंट्रल एटम, सुनना, अगर इफ सेंट्रल एटम इज sp hybridized, दूसरा इफ सेंट्रल एटम इज sp2 hybridized, if central atom is sp3 hybridized, sp3 or any other है ना, sp अगर हाइब्रिडाइजेशन में है तो आप इस बात का मतलब समझना, आपको समझने से ज्यादा ये सवाल करने में मजे आएंगे, आप छोड़ दो। अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन s है तो एक s और 3p होते हैं। ठीक है, आप कह रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है sp, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हो तो sp मिक्स हो गए तो इसके पास दो प्योर p बचे, ये दो प्योर बचे जो कि क्या बना सकते हैं, पाई बना सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं, और दो से ज्यादा पाई बनते हैं क्या, आपने कभी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा देखा है कि इसके बाद दो से ज्यादा पाई नहीं बनते, जो चौथा बनता है वो तो डेल्टा होता है, यानी कि ये तो दोनों के दोनों जो है वो पी पाई बना सकता है, ये दोनों के दोनों क्या बना सकता है बेटा, पी पाई बना सकता है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि फर्स्ट, इसमें हम क्या कहेंगे, फर्स्ट, या इसमें सीधा लिख दो ऑल आर पी पाई, क्योंकि दो से ज्यादा तो बन नहीं सकते, है ना, दो से ज्यादा पी पाई तो, दो से ज्यादा पाई तो बनेंगे नहीं, और यहां पे दोनों को बनाने के लिए इसके पास प्योर पी पड़े हैं, यानी कि ये दो जगह से पी पाई बना सकता है। पहला यहां से बना देगा कोई आएगा तो, दूसरा दूसरे को ये ऑफर कर देगा, पहले को ये ऑफर कर देगा, दूसरे बॉन्ड के लिए ये ऑफर कर देगा, सामने कोई आएगा बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि ये आपस में मिलकर बनाएंगे, नहीं, इनसे कोई आकर जुड़ेगा, अपना पी देगा, ये चीज है, तो सबके सब पी पाई हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको, ये सारे के सारे पी पाई बना देगा। इसकी बात देखो, अगर sp2 है तो अब आपको समझ ही आ गया, sp2 है तो इसका मतलब है एक s
और 2p तो चले गए हाइब्रिडाइजेशन में। sp2 का मतलब क्या है, एक s और 2p मिक्स हो चुके हैं बेटा, यानी कि जो मिक्स हो गए वो तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, और जो हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि जो चले गए वो क्या पाई बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं। जो चले गए उनके दो ही काम है, ये जो मिक्स हो गए बेटा ये हमारे पास नहीं है, ये मिक्स हो गए हैं, ये पाई बनाने के लिए नहीं बचे हैं। जो मिक्स हो गए वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल के दो ही काम होते हैं। पहला क्या, वो सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं अगर उनको बॉन्ड बनाना है तो। दूसरा, अगर बॉन्ड नहीं बनाना है तो वो लोन पेयर रख के बैठ सकते हैं, यानी कि उनके दो काम है, लोन पेयर को रखना और सिग्मा बॉन्ड बनाना। पाई वाला काम उनका नहीं है, यानी पाई के लिए प्योर चाहिए। तो अब मेरे को समझ आ गई बात कि मान लो ये थर्ड पीरियड का होगा, तो इसके पास आगे जो है, आगे डी भी होंगे। कितने डी होंगे? 5 डी होंगे। 5 डी होंगे, अरे डी के डब्बे 5 होते हैं तो डी को 5 बार लिख रखा है ऐसा। तो इसका मतलब है यहां पे ये जो एक, इसको समझना बात है, ये पहला पाई तो यहां से बना लेगा, बाकी के जो भी होंगे वो यहां से बनाएगा। तो यहां पे जो सेंट्रल एटम आएगा वो क्या करेगा, जो सराउंडिंग एटम आएगा वो तो अपना पी ही देगा। तो यहां लिख दो फर्स्ट, है ना, 1 इज पी पाई एंड रेस्ट आर डी पाई पी पाई। क्यों? क्योंकि ये पहला पाई तो पी से बना सकता है, लेकिन अगर इस केस में अगर दूसरे पाई की जरूरत पड़ती है, अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है तो, सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है तो ये डी वाली बात तो वैसे ही खत्म हो गई। इसीलिए मैंने पीछे वो वाला रूल तो आपको पहले ही बता दिया कि ये कहानी तो वहां तो खत्म ही हो जाएगी। कोई सेकंड पीरियड का है, दोनों के दोनों सेकंड पीरियड के हैं तो खत्म ही हो गई बात, डी तो आ ही नहीं सकता। अब बात आती है कि अगर sp3 है, आप समझो बात को, अगर sp3 है या और कोई हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब डी वाला sp3d sp3d2 कुछ भी हाइब्रिडाइजेशन आए, आपको लिखना है ऑल आर डी पाई पी पाई, क्योंकि sp3 का मतलब है spp खत्म हो गया। तो जो बचेंगे सेंट्रल एटम के पास, अगर वो बनाना चाहता है और वो अगर सेकंड पीरियड का नहीं है तो उसके पास डी बचेंगे, और वो डी के साथ डी पाई पी पाई ही बनाएगा। तो आपसे कोई नहीं पूछ रहा, इस चीज को लेकर बच्चा बहुत तंग रहता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, एक ही तरह का क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन से टाइप का पाई है, वो सवाल मैं करवा देता हूं। आप इसको पता नहीं क्यों, ये समझना और आसान है, पता नहीं, पर बच्चा क्यों इसको लेकर ऐसे एक सरदर्दी बना के बैठ जाता है कि ये पीपाई नहीं समझ आया। और ये सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूं, मैं हर टीचर से बात करता हूं, कह रहे सर यार वो पीपाई डीपाई में बच्चा पता नहीं क्यों परेशान रहता है, जबकि कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप समझ भी रहे हो तो भी समझ में आ जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, एक सेंट्रल एटम है, दूसरा सराउंडिंग एटम है, ठीक है। अब सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में चले गए वो कभी पाई नहीं बना सकते, तो हम बचे हुए ऑर्बिटल्स की तरफ देखेंगे। तो फिर उसने पाई किससे बनाए होंगे? बचे हुए से बनाए होंगे। अब उसके पास जो बच रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन अगर है किसी सेंट्रल एटम का, तो उसके पास 2 p और बचेंगे ना जो प्योर होंगे, तो पहले वाले तो पी पाई बना लेगा, है ना, क्योंकि जनरली जो सामने आएगा वो अपना p ही ऑफर करता है। जनरली जो सामने आएगा वो अपना क्या ऑफर करता है? पी ही ऑफर करता है। तो इसीलिए यहां से पी, इस सामने वाले का भी पी आएगा, सराउंडिंग एटम का पी पाई, दूसरा वाला भी पी पाई। अगर वो sp2 है ना, तो इसका मतलब है सेंट्रल एटम के एक s और 2 p तो जा चुके हैं। अब सेंट्रल एटम के पास क्या बच रहा है? p बच रहा है, ठीक है। और अगर वो सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है तो उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स भी पड़े हुए हैं, 3d वैकेंट, काम में ले सकता है, जैसा कि हमने कोवेलेंसी में देखा था, वैकेंट पड़े, ये लो, अगर वो थर्ड पीरियड का है। इसीलिए मैंने पहले एक रूल पहले बता दिया, सेकंड पीरियड वाला, उसमें आप टेंशन ही नहीं। सेकंड पीरियड वाला है तो ये कैसे खत्म हो गया, बन ही नहीं सकता डी पाई पी पाई, आपको सोचना ही नहीं है। उसके बाद अगर आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख जाए, sp3d दिख जाए, sp3d2 दिख जाए, हाइब्रिडाइजेशन दिख जाए, तो फिर एक भी p नहीं है। sp3 का मतलब है एक s और 3 p ऑर्बिटल चले गए, मिक्स हो गए, हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। और जो हाइब्रिडाइजेशन में चला जाता है वो पाई बॉन्ड नहीं बनाता। चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के समझाया था, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कोई ऑर्गेनिक में एक एक्सेप्शन होगा, वो सर वहीं पे सिखा देंगे, ठीक है भाई।
है ना, बेंजाइन करके एक होता है, आपको उससे कोई लेन देना नहीं है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, दैट्स इट, और कीप द लोन पेयर, दो ही काम है उसके। तो यानी कि यहां पे ये तीनों ही चले गए पी, तो पी तो बचे नहीं ऑफर करने के लिए किसी के पास। तो सेंट्रल एटम क्या ऑफर करेगा, अगर वो थर्ड पीरियड का है तो वो डी ऑफर करेगा, इसीलिए सबके सब डी पाई पी पाई होंगे, सामने जरूर पी आएगा, सामने क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है भाई, समझ गए बात को। तो आपका काम इससे हो जाएगा। अब आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर सीखना चाहोगे, मुझे नहीं पता, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। है कंफ्यूजन वाला टॉपिक नहीं है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन वाला टॉपिक नहीं है ये, लेकिन बस वही एक चीज क्या नहीं समझ आया। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो रिसर्च कर ले, हम तो इस पे रिसर्च क्यों करनी है, जब बोल रहे हैं कि एसपी है तो ये दोनों सारे के सारे पी पाई है, तो तुम तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, बात खत्म करो। जैसे मैं तुमको खूब सारे एग्जांपल करवा देता हूं, क्वेश्चंस करवा लेता हूं, है ना। यहां पे लिख देता हूं, विच टाइप ऑफ pi bonds are present in following species। अब देखते जाना, देखते जाना बेटा। पहला, खूब सारे सवाल करवा देते हैं आपको, आ जाइए। फर्स्ट मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, सेकेंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, थर्ड CO2, फोर्थ NO2, 5 NO3 माइनस, 6 NO2 माइनस, 7 कार्बोनेट आयन, 8 कार्बन मोनोऑक्साइड, 9 O3। ठीक है, 10 SO4 2 माइनस, 11 SO3 2 माइनस, 12 ClO4 माइनस, 13 ClO3 माइनस, PO4 3 माइनस, XCO3, XCO4, SO3, SO2। इन सब में पाई बॉन्ड है ना, तभी बना रहा हूं मैं। इन सब में पाई बॉन्ड है, और आपको कौन से तरह का पाई निकालना, इतने सारे सवाल तो मैंने आपको यूं ही करा दिए, हंसते खेलते, हंसते खेलते करा दिए, है ना। और याद आएगा, और लिख रहा हूं एग्जाम्पल, रुको, इससे बाहर तो सवाल जाएगा ही नहीं आपका। हाँ, तो अब इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो इसमें कैसे करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पता करनी है, पहले तो ये देखना है कि इन सब में पाई है या नहीं है। ठीक है, मैंने तो आपको वही सारे एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें पाई है, आपको ऑप्शंस में देख के ये भी पता करना रहेगा कि पाई है या नहीं है। अगर पाई नहीं होगा और फिर इस तरह का कोई सवाल आएगा तो उस ऑप्शन को आप डायरेक्ट काट सकते हो, है ना। तो यहां पर तो मैंने सारी स्ट्रक्चर वो ली है जिसमें पाई है। जब पाई हो तो सबसे पहले चेक करो कि उसके अंदर डी बनने की काबिलियत है या नहीं है, डी पाई पी पाई बनाने की काबिलियत है या नहीं है, औकात चेक करो उसकी, क्या करो, औकात। तो ये कार्बन की औकात नहीं है पाई बनाने की, मतलब डी पाई बनाने की औकात नहीं है, सॉरी पाई बनाने की नहीं, सेकंड पीरियड का है, डी बनाने की औकात नहीं है। क्या इसमें सेकंड पीरियड का है? नहीं है, यस सेकंड पीरियड का है, यस। कार्बन ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड के हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड के हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड के हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड के हैं, कार्बन ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के हैं। ओजोन मतलब ओ और ओ, और दोनों की दोनों दोनों मतलब ऑक्सीजन जो है वो सेकंड पीरियड का है। तो कुल मिला के इन सब के अंदर ये सब तो हमेशा आपको क्या होगा, इसमें तो पी पाई ही होगा, क्योंकि ये सब के सब सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। हाँ, कितने होंगे क्या होंगे वो देख लो, एक पाई इसमें दिख रहा है, दो पाई इसमें दिख रहे हैं,
इसमें 2 पाई होंगे, इसमें 1 पाई होगा, इसमें 1 पाई होगा, इसमें 1 पाई होगा, इसमें 1 पाई होगा, इसमें 2 पाई होंगे और इसमें 1 पाई होगा। स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी इन सब की पता है, ऑलरेडी इन सब की स्ट्रक्चर्स आपको पता है बेटा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा। इनफैक्ट आप लिख सकते हो उसको 2p पाई बॉन्ड्स होंगे। हाँ, इसमें आपके 2p पाई कितने होंगे, तो कल बहुत अच्छे से ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कि 2 2p पाई होंगे। फिर आता है ऐसा कुछ जिसके अंदर आपको ये देखना होता है कि अब ये है थर्ड पीरियड के, अब थर्ड पीरियड के हैं तो डी हो सकता है भैया, थर्ड पीरियड के हैं तो डी हो सकता है। ये सब वो केस है जिसके सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड के हैं, ये सब वो केस है जिसके सेंट्रल एटम जो है वो थर्ड पीरियड के हैं। तो अब हमको देखना पड़ेगा, तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो हमारे पास आएगा ये AB4L0, AB3L1, यह आएगा आपका AB4L0, यह आपका AB3L1, यह आएगा आपका AB4L0, यह आपका आएगा AB3L1, यह आपका आएगा AB4L0, यह आपका आएगा AB3L0, यह आपका आएगा AB2L1। ठीक है, तो हमको ये पता चला कि यहां से लेके यहां तक तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसका मतलब है इन सब में जो होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, d पाई p पाई होगा। अब इन सब में कितने कौन से बॉन्ड होंगे, d पाई p पाई होंगे। अब होंगे कितने वो देखने, कितने होंगे वो देख लो, चलो कितने होंगे। तो SO4 2- की स्ट्रक्चर आपको नहीं आती क्या, आती है ना, 2 सिंगल 2 डबल, यानी कि इसके अंदर 2 हो गए, है ना। नंबर की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। टाइप तो लिख दिया हमने, टाइप तो यही रहेगा सब में, d पाई p पाई। नंबर की बात कर लेता हूं, तो नंबर कितने होंगे, 2। SO3 2- देख के पता लग रहा है, 2 सिंगल 1 डबल यानी कि 1, 2 सिंगल 1 डबल तो 1 हो जाएगा। ClO4-, 1 सिंगल 3 डबल यानी कि 3 d पाई p पाई। ClO3-, 1 सिंगल 2 डबल यानी कि 2 d पाई p पाई। PO4 3-, 3 सिंगल 1 डबल यानी कि 1 d पाई p पाई। XCO3 कोई माइनस नहीं है, यानी कि तीनों के तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो 3 डबल। XCO4 कोई माइनस नहीं है, यानी कि चारों के चारों ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, ये लो 4। आसान है बेटा, बहुत आसान है ना। अब आती है बात यहां पे, ये बात थोड़ी सी देखो, ये बात समझो कि इसके अंदर ये है आपका sp2 और ये भी है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। ठीक है, अब SO3 का मतलब है इस तरह से। ठीक है, अब इसमें टोटल पाई कितने हैं, 3। sp2 जब होता है तो यहां लिखा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो पहला p पाई होता है और बाकी d पाई पाई होते हैं। पहला p पाई होता है sp2 में, यानी अब हमारे पास टोटल कितने हैं, 3। तो यानी कि 1 इज d पाई, सॉरी 1 इज p पाई एंड 2 इज d पाई। टोटल 3 है हमारे पास, टोटल 3 पाई बॉन्ड्स है, टोटल 3 पाई बॉन्ड है। तो sp2 होने पे हमको पता है कि जो एक होता है वो p पाई होता है। sp2 होने पे पीछे लिखा हुआ है जुगाड़, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर एक पाई जो होता है वो p पाई होता है। अब स्ट्रक्चर में अगर 3 है तो किसी एक को p पाई बोल दो और बाकी 2 जो है वो d पाई हो जाएंगे। मैंने कहा था रेस्ट ऑल आर d पाई, तो इसमें रेस्ट कितने हैं, कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, पहला तो p पाई लिख दिया। इसी तरह से SO2 की स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो वो SO2 की स्ट्रक्चर ऐसी होगी। ठीक है, अब इसमें उसमें तो 3 पाई है, इसमें 2 पाई है। अब 2 पाई है तो इसमें भी एक तो फिर p पाई होगा बेटा, और एक क्या होगा, वो d पाई होगा। सवाल पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव बोथ p पाई एंड d पाई बॉन्ड्स। तो ये वाले दोनों 17 और 18 नंबर के जो एग्जांपल हैं वो उस कैटेगरी में आंसर जाएंगे कि जिनके अंदर p पाई और d पाई दोनों तरह के बॉन्ड्स होते हैं। वो सिर्फ एक मात्र होता है। आप खुद सोचो, आप सब छोड़ो वो सब बातें, आप तो इसको देखो, इसमें एक ही तरह के होंगे p पाई, इसमें 2 तरह के नहीं हो सकते। इस केस में ही 2 तरह के हो सकते हैं क्योंकि इसमें एक p खाली है और बाकी बचे हुए d भी काम में ले सकता है, तो इसमें ही 2 तरह के हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन की बात अगर आएगी तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ही आएगी। और
अगर sp3 हो गया या और किसी तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो फिर वो भी खत्म हो गई कॉम्बिनेशन वाली बात, क्योंकि इसमें फिर पी पाई नहीं हो सकता, ऊपर वाले में डी पाई नहीं हो सकता, नीचे वाले में पी पाई नहीं हो सकता, ये बीच वाला है और बीच वाले के पास दोनों हो सकते हैं, इसीलिए पी पाई भी हो सकता है, डी पाई भी हो सकता है। तो यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वही आपको आपको अगर ऐसा सवाल आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ढूंढो, उसमें क्या पता उससे ही आपका काम हो जाए तुरंत। ठीक है, तो ये समझ आ गई आपको। खूब सारे एग्जाम्पल मैंने बेटा करवा दिए हैं, मेरे ख्याल से इससे बाहर तो अब सवाल आएगा ही नहीं, वो पूछेगा ही यही कि कितने पाई है कितने नहीं है, यही सब पूछेगा। उनमें अगर आपको नंबर लिखना है तो उनमें तो नंबर एक एक ही है सब में, इसमें एक है इसमें दो है ना। नंबर की अगर बात करोगे तो इसमें एक है इसमें दो है इसमें दो है ना, इसमें एक है इसमें भी एक है इसमें भी एक है इसमें भी एक है इसमें दो है, और इसमें जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ओजोन में एक हो जाएगा। ठीक है भाई, ये लो, ये चीज है। क्लियर है भाई सबको, पक्का? चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बॉन्ड स्ट्रेंथ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स देख लेते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स देख लेते हैं। ठीक है, आइए दूसरा वाला हमारा बेसिकली दूसरा टॉपिक शुरू हो चुका है, सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ किससे देखते हो आप? बॉन्ड एनर्जी से ही देखते हो, ये लो। तो एक ही बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो चाहे बॉन्ड एनर्जी हो, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रेंथ और एनर्जी जो है वो एक तरह से एक ही बात हम समझ सकते हैं। क्लियर है भाई? इसके अंदर कुछ रूल्स हैं, है ना, कुछ जनरल रूल्स हैं, उन जनरल रूल्स की हम बात कर लेते हैं। जनरल रूल्स क्या कहता है? फर्स्ट रूल ये कहता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे पहले यही देखते, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड साइज, या यूं कह दो साइज देख लेते हैं। अब साइज में किसकी साइज की बात करेंगे? तो साइज का मतलब होता है एन, और एन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पढ़े बेटा आपने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमको ये दिया हुआ है 1s है ना, और उसके बाद दिया हुआ है 2s और उसके बाद दिया हुआ है 3s, इस तरह की ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग है मतलब टाइप, बॉन्ड का टाइप हो गया बेटा ये। तो ये बॉन्ड है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? कम, और इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? और कम होगी। अगर आपको डिफरेंट साइज से कंपेयर करवाया जाए तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? सबसे पहले देखी जाती है साइज। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की जाएगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है ना बेटा, 1s 1 तो यहां पे अगर n की बात करोगे तो 1 है, यहां n की बात 2 है, और यहां n की बात क्या है बेटा? 3 है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर आप ऑर्बिटल की साइज को देख रहे हो। सारे के सारे s ऑर्बिटल है, बट 1s छोटा होगा, है ना, 1s छोटा होगा, ये 1s है तो ये थोड़ा बड़ा होगा, 2s होगा, और ये और बड़ा होगा, 3s होगा। ये इस तरह से ऑर्बिटल की साइज बढ़ने पर उसमें क्या होता है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? घट जाती है। जब डिफरेंट साइज कंपेयर करवाई हुई तो सबसे पहले रूल साइज का लगता है, सबसे पहले साइज वाला रूल लगता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद हम सेकंड रूल की बात करते हैं, रूल सेकंड की बात करते हैं। रूल सेकंड की बात करते हैं कि इफ साइज इज सेम, इफ साइज इज, यानी कि साइज यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, देन यहां से दो बात आती यहां से दो बात आती है कि साइज सेम है तो यहां से दो बात आती है, दो केस निकल के आते हैं। पहला केस फॉर को एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड वाली की बात कर रहा है, और दूसरा आता है फॉर कोलेटरल
फॉर कोलेटरल ओवरलैपिंग, यानी कि किसकी बात कर रहा है, पाई बॉन्ड की बात कर रहा है। दो तरह की चीज है। साइज सेम हो तो क्या होगा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 2s, मैंने ले लिया 2p, सॉरी, हाँ 2s की ओवरलैपिंग ले ली, और फिर मैंने ले ली 2p ओवरलैपिंग। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया हमने, समझना। तो जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग की बात आए और साइज सेम हो, इन सब में देखो दो नंबर सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, 2 2 2 2 2 है ना। यहां 1 2 1 2 होता तो भी सेम मानते, क्योंकि ये एक पूरा बॉन्ड होता है। इनको कंपेयर नहीं करना है बेटा, इसको इससे कंपेयर नहीं करना है, इस पूरे को इस वाले से कंपेयर करना है। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है कि यहां 1s, अगर कभी इस तरह से भी कंपैरिजन लिखा हो ना कि 1s 2s एंड 1s 2p, तो इसको भी हम सेम साइज कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये भी 1 2 से बना हुआ एक बॉन्ड है और ये भी 1 2 से बना हुआ एक बॉन्ड है। ऐसे कंपेयर नहीं करना है कि ये 1 है ये 2 है, ये तो एक बॉन्ड है, इसको दूसरे बॉन्ड से कंपेयर करना है। ये तो एक टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हो गई, हमने सीखी ना ओवरलैपिंग, है ना, अलग अलग टाइप की ओवरलैपिंग सीखी। तो ये एसपी टाइप की ओवरलैपिंग है, ये एसएस टाइप की ओवरलैपिंग है, ये एसपी टाइप की ओवरलैपिंग है। तो कुल मिला के फॉर कोएक्सियल ओवरलैपिंग, यानी इन केस ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, हम क्या देखेंगे यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर। बताओ किसका डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होता है, एस का या पी का, जल्दी बताओ, एस का या पी का, एस का या पी का। तो डायरेक्शनल नेचर किसका ज्यादा होता है बेटा, एस का नहीं होता, पी का ज्यादा होता है। हाइब्रिडाइजेशन में कितने बच्चों को याद है, हाइब्रिडाइजेशन में कितने बच्चों को याद है जब मैंने ये बोला था कि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में से एस के पास एंगल की कोई कमी नहीं थी और पी के पास डायरेक्शन की कोई कमी नहीं थी, याद है ऐसा। यानी वाकई में डायरेक्शन की दुकान कौन होता है बेटा, पी होता है। तो एस से ज्यादा डायरेक्शनल नेचर किसके पास होता है, पी का। तो बस अब अपने को देखना क्या है कि इसमें कोई भी पी नहीं है, इसमें एक पी आ गया और इसमें दो दो पी आ गए, यानी ये कम, सबसे कम लेस, सबसे कम डायरेक्शनल, ये थोड़ा ज्यादा डायरेक्शनल, और ये सबसे ज्यादा डायरेक्शनल होगा बिकॉज उसमें दो दो जगह पर पी है। तो पी जो देख रहे हो डायरेक्शनल नेचर से हमको इस तरह से देखना है। क्लियर है भाई। उसके बाद फॉर कोलैटरल ओवरलैपिंग पाई की बात करते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, देखो बेटा, इस केस में होगा कि मान लीजिए हमारे पास आ गया एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 3p पाई, 3p पाई, पाई की बात करें तो पाई की बात करेंगे। उसके बाद 3p पाई, 3d पाई, उसके बाद 3d पाई, 3d पाई, ये d और d वाला पाई है। हमने तीनों तरह के पाई पढ़े या नहीं पढ़े बताओ। हमने ओवरलैपिंग में p और p से पाई भी पढ़ा, हमने p और d से पाई भी पढ़ा कल वाले लेक्चर में, है ना, और हमने d और d से पाई भी पढ़ा था, राइट। तो ये उसी तरह के पाई बने हुए हैं। अब बात आती है कि इनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, हमारा केस तो वही चल रहा है कि अगर साइज सेम हो तो क्या करेंगे। तो साइज सेम में दो तरह की चीजें आती है, सिग्मा बॉन्ड होगा तो हम डायरेक्शनल नेचर से देखेंगे, और अगर पाई बॉन्ड होगा तो फिर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब क्या होता है, एरिया, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। यहां पर एक्सटेंट से मतलब है ओवरलैपिंग एरिया, एक्सटेंट मतलब यहां पर टोटल ओवरलैपिंग एरिया, मर्जिंग एरिया, कॉमन एरिया कितना है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर भैया, समझ में आया क्या। तो ये हो गई आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वाली बात। इस केस में ऐसा होगा। अब इसको समझते हैं, देखो सिंपल सी भाषा में समझाता हूं, देखो गलत मत समझना, है ना, कुछ भी मत समझना, समझा रहा हूं, पढ़ने की चीज है वो, ऐसे नहीं समझते। ये आपके पास 2p है, ठीक है, इसमें आपके पास एक p है और एक d होगा, है ना, p और d, और तीसरे वाले केस में आपके पास दोनों d है, ठीक है बेटा, हो गया पी पी, ठीक है, ये पी पी हो गया, ये डी डी हो गया, इस तरह से ये पी पी हो गया, ये पी डी हो गया, और ये डी डी हो गया। देखो हमको निकालना है एक्सटेंट।
जितना ज्यादा ये एक दूसरे में घुसेंगे उतना ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। अब अगर दो सीधे हैं तो पास आएंगे, ठीक है, आपको पता है कि कैसे आएंगे, दो सीधे हैं पास आएंगे। अब मैं कह रहा हूं जो दूसरे वाले केस को समझना, एक सीधा है और एक ऑलरेडी उसकी तरफ बेंट है। अगर इसकी लॉब ऑलरेडी बेंट है उसकी तरफ, तो जो झुका हुआ है वो तो ज्यादा घुसेगा बेटा, है ना। मतलब जो उसकी तरफ पहले से ही बेंट है, उसकी तरफ पहले से ही बेंट है, तो चांस है कि मर्जिंग ज्यादा होगी, क्योंकि उसका जो उसकी लोब के जो हेड है एक तरह से वो उसकी तरफ झुके हुए हैं टुवर्ड्स दैट पी और बाइटल। और ये वाला तो केस एकदम बढ़िया हो गया कि दोनों ही झुकी हुई है, देखो ये लोब भी इसकी तरफ झुकी हुई है, ये लोब भी, यानी कि ये तो फिर ऐसा वाला संगम हो गया बेटा, है ना, ये वाला एकदम परफेक्ट वाला। तो आप खुद सोचो, अब फील करो इस चीज को, दो सीधे एक दूसरे के अंदर कम मर्ज होंगे, फिर एक सीधा एक झुका हुआ ज्यादा मर्ज होगा, और फिर दोनों झुके हुए क्या होंगे, ज्यादा मर्ज होंगे, राइट। ये चीज आपको क्लियर है अच्छे से। तो इसका मतलब हुआ कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम किस में आएगी, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में आएगी, इससे ज्यादा इसमें और इससे ज्यादा इसमें, जब साइज सेम हो तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा चलता है। जब साइज सेम हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या चलता है बेटा, ऐसा चलता है। अब आते हैं कॉम्बो पे, अब किस पे आते हैं, कॉम्बो पे। चलो कॉम्बो पे हम बाद में आएंगे, एक काम करते हैं पहले हम तीसरा रूल देख लेते हैं, कॉम्बो पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। तीसरा रूल देख लेते हैं कि और क्या ध्यान रखना है आपको। थर्ड रूल ये कहता है, इन सेकेंड पीरियड, या लिख लीजिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन शो लोन पेयर रिपल्शन second period elements can show lone pair repulsion in single bonded और इसमें भी ये यहीं लिख दो, सिंगल बॉन्ड ओनली, इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड ओनली, है ना। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन शो लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लोअर देन एक्सपेक्टेशन, है ना। लोन पेयर रिपल्शन की वजह से क्या होगा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। जैसे ए और ए, ये रहा ए और ए, मान लीजिए हमारा एलिमेंट है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जब रिपल्शन होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, घटेगी। रिपल्शन बढ़ने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इनके घर में पहले से लड़ाई लग रही है, जिस घर में पहले से लड़ाई चल रही हो वहां पे तलाक करवाना क्या हो जाता है, आसान। यानी कि आप सोच रहे थे उससे कम एनर्जी लगी, मियाँ बीवी पहले से झगड़ रहे तो तीसरा आदमी अच्छे से घुस सकता है बेटा, है ना। मियाँ बीवी पहले से झगड़ रहे हैं तो तीसरा आदमी अच्छे से घुस सकता है ना। पति पत्नी और वो, अब ये वो जो है वो आराम से आएगा, क्योंकि पति पत्नी जो है वो क्या है, आराम से झगड़ रहे हैं। रिपल्शन, घर में लड़ाई चल रही हो तो तलाक करवाना आसान है। यही कारण है कि जितना तुमने सोचा स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रेंथ थी नहीं, आपको कम एनर्जी देनी पड़ी, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम थी तो आपके लिए इजी हो गया। यहां इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की अगर हम बात कर ले, पहली चीज ये सिंगल बॉन्ड के केस में होगा, और ये जो एग्जांपल वाली बात है ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहीं पे कर लो, यही, इसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा, इसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछेगा। लो, और जो मैं करवा रहा हूं उनके लिए सिर्फ इतने ही करने, और कुछ नहीं करना, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं।
जो एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं बस वही, इसके अलावा कोई कुछ दिमाग नहीं लगाएगा। चलो, पहला N सिंगल बॉन्ड N और P सिंगल बॉन्ड P। अब साइज के अकॉर्डिंग देखो तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन पी पी बॉन्ड जो है वो वीक होता है। ये आपका ये होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था, ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कैसा निकला, ये ऐसा निकल गया। किसमें लोन पे रिपल्शन लग गया, इसमें लोन पे, इसमें लोन पे रिपल्शन लग गया। सेकेंड पीरियड नाइट्रोजन। उसके अलावा एक एग्जाम्पल ये हो गया जो पूछा जा सकता है, सेम विद दैट सेम रीजन, ये आपका ओ ओ है ना, और उस होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन हो जाता है कम, किससे, एस एस से। तीसरा एग्जाम्पल ये आपका एफ एफ, और ये होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन हो जाता है कम, किससे, सी एल से। अब अपने अपने ग्रुप में क्या पोजीशन होगी, अपने अपने ग्रुप में क्या पोजीशन होगी। कम होने का रीजन ये है, लोन पे रिपल्शन। कम होने का रीजन क्या है, लोन पे रिपल्शन है। इसमें भी लोन पे रिपल्शन है, इसमें भी लोन पे रिपल्शन है। तो लोन पे रिपल्शन की वजह से ही कम हो रहा है वो, लोन पे रिपल्शन की वजह से ही क्या हो रहा है, कम। लेकिन हर ग्रुप में कितना कम हो रहा है, कम होने की वजह है, कितना कम हो रहा है, ये तो डेटा डिसाइड करेगा। तो आपको हमेशा डेटा के नाम पर जो, अगर आपको कंप्लीट पूछा जाएगा ना, तो वो ये पूछा जाएगा, है ना, कंप्लीट ऑर्डर ऑफ 17th ग्रुप। और वो कंप्लीट ऑर्डर 17th ग्रुप का ही पूछा जाएगा, आप फिक्र ना करें। Cl2 सबसे ज्यादा, उसके बाद Br2, और उसके बाद F2, और उसके बाद क्या आएगा बेटा, I2 आएगा। अब ये F2 के पीछे होने की वजह क्या है, लोन पे रिपल्शन। F2 यहां क्या है, यहां क्यों आया, ड्यू टू लोन पे रिपल्शन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। तो इसकी एनर्जी इतनी कम हो गई कि वो Br2 से पीछे आ गया। भाई कम होने की वजह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कम होकर कितना कम हुआ, तो फिर वो डेटा देखकर उसकी पोजीशन डिसाइड होती है ना। मैं ये नहीं बता सकता कि फ्लोरीन तीसरे नंबर पर ही क्यों आया, नहीं, ये नहीं बता सकता। उसका रीजन एक ही है, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी ब्रोमीन से कम हो गई, Br2 Br से कम हो गई, और आई से ज्यादा रह गई, ये रीजन है। तो आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच यही है। आप पूछोगे कि F2 तीसरे नंबर पर ही क्यों आया, तो मैं बोलूंगा कि उसकी एनर्जी Br से कम हो गई और आई से ज्यादा रह गई, इसलिए तीसरे नंबर पे आया। पोजीशन जो है वो तो डेटा डिसाइड करती है, तो डेटा तो यही कह रहा है कि ये 3 नंबर पे आएगा। रीजन है, आप सवाल ये पूछो कि F2 कम क्यों हो गया, F2 को सर 1 नंबर पे आना था, वो 1 नंबर पर क्यों नहीं है, ये सवाल पूछो। आपको सवाल पूछना है तो आप ये पूछो, F2 1 नंबर पे क्यों नहीं है, उसका जवाब दूंगा कि F2 लोन पे रिपल्शन की वजह से 1 नंबर पे नहीं है, और ऑक्सीजन भी 1 नंबर पे नहीं है, और नाइट्रोजन भी 1 नंबर पे नहीं है। ये इनके आपको कंप्लीट ऑर्डर नहीं पूछे जाएंगे कभी, है ना, ग्रुप के अंदर। अगर आप लिखना चाहते हो तो गूगल पे डेटा देख के आप लिख लेना इनका फाइनल ऑर्डर, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। बाकी ये आपका काम यहां पर हो चुका है ना। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन शो लोन पे रिपल्शन, ये 3 रूल बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं। और सबसे अच्छी बात तो इनके अलावा ये लोन पे रिपल्शन की कोई रामायण आपको याद रखनी नहीं है, आपको ये 3 एग्जाम्पल्स बस यही याद रखने हैं, और वो भी सिंगल बॉन्ड में। इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड ओनली, आप इस चीज का अच्छे से ध्यान रखें, ये इन्वर्टेड कोमा में अच्छे से ध्यान रखें, ये सिंगल बॉन्ड के लिए लगेगा, सिंगल बॉन्ड में। जब सिंगल बॉन्ड है तब की बात होगी। क्लियर है भाई सबको, समझ गए बात को, चले आगे। चलो तो अब कर लेते हैं अपन खूब सारे एग्जाम्पल्स, आ जाइए। चलो देखो 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 देखो, देखो ये वाले खूब सारे एग्जाम्पल्स करवा देते तुमको। अरे भैया देखो बहुत सारे, इनमें से सवाल बाहर जा ही नहीं सकता। आओ, गिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग। बॉन्ड स्ट्रेंथ कह दो, बॉन्ड एनर्जी कह दो इसमें। तो देखो इसमें से कुछ कुछ तो अपन ने पहले ही समझ लिए, तो वो तो ज्यादा ही नहीं। कुछ और नए नए कॉम्बो पैकेट आएंगे, कॉम्बो पैक देखेंगे, कॉम्बो पैक में क्या होता है वो सारी चीजें देखेंगे। आओ 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 आओ, देखो 1s 1s 2s 2s 3s 3s, सोचना ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये होगा, बात खत्म हो गई। फिर आता है 2s 2p 2s 2p 2p 2p, ठीक है। यानी कि यहां पर साइज क्या है, सेम साइज क्या है बेटा, यहां पे सेम साइज है, सेम साइज है भाई,
ठीक है, सेम साइज है तो फिर डायरेक्शनल नेचर देखेंगे, इसका डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा, वो वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर अब देखो, अब जो है ये कॉम्बो, ये क्या है बेटा, कॉम्बो, ये सबसे छोटा है यानी कि ये 1 नंबर है। ठीक है भाई, ये 1 नंबर है, मतलब मेरा 1 नंबर ऐसा होता है 1 2 3 4। मैं बता देता हूं यहां कोने में पहले कि 1 नंबर का मतलब मेरा होता है मैक्सिमम वाला, है ना, जो जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी वो 1 नंबर है। पहले साइज से कंपेयर करते हैं, ये 1 नंबर वाले को 1 नंबर दे दो, है ना, 1 वाला है तो सबसे छोटा है, तो पहले साइज से ही देखेंगे, पहले तो साइज ही लगता है ऑर्डर, तो साइज के हिसाब से ये हो गया। फिर यहां पे इनकी साइज क्या है, सेम, इनकी साइज क्या हो गई, सेम, तो इसको मैं क्या दे दूंगा, 5 नंबर, ये पीछे आ जाएगा। अब जो ये बचे हुए हैं, ये तो ऊपर वाला सवाल हो गया, आप इस वाले टुकड़े को देखो, ये तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया, आप बीच के इस टुकड़े को देखो, वो तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। तो यहां पे क्या आएगा, इनमें स्ट्रॉन्ग कौन होता है बेटा, ये वाला, तो क्या 2 नंबर आ जाएगा, क्या ये 3 नंबर आ जाएगा, क्या ये 4 नंबर आ जाएगा। अब आप इसको अरेंज कर सकते हो 1 2 3 4 के हिसाब से, वो मैंने कोने में लिखा हुआ है 1 2 3 4 को कैसे अरेंज करना है। ठीक है, तो आप स्ट्रेंथ को अरेंज कर सकते हो। फिर यहां पर ये साइज सेम है, मैंने बताया था आपको कि 1 2 और 1 2, यानी कि ये कंपैरिजन इसको इससे कंपेयर करना है, ना कि 1 और 2 को कंपेयर करना है, नहीं। अगर वो 1 2 से बना हुआ है तो ये भी 1 2 से ही बना हुआ है, यानी कि साइज सेम है, तो फिर डायरेक्शनल नेचर इसका ज्यादा होगा, 1s2p वाला बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। 1s2p वाला बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा। अब ये 5वां सवाल तो एकदम बच्चों वाला सवाल है, पीपी कोएक्सियल सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कोएक्सियल मतलब सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग, पीपी कोलेटरल पाई बॉन्ड, ये रहा पाई, ये रहा सिग्मा, और आपको पहले पता है सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है किससे, पाई से, तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं, ये तो बहुत आसान था। फिर आता है 1s2p 1s3p 1s4p। अब देखो, आप क्या इसमें साइज सेम मानोगे, नहीं, 1 2 1 2 हमने साइज सेम मानी। अब हम 1 2 1 2, अब देखो, अब आप कंपैरिजन देखो, 1 2 1 3 1 4, क्या फील आ रही है, 1 2 से बड़ा, 1 3 की ओवरलैपिंग से बड़ी 1 की ओवरलैपिंग। तो इस केस में क्या करोगे, फिर इस केस में क्या करोगे, इस केस में आप डायरेक्शनल नेचर तो सबका बराबर हो गया, एक एस और एक पी, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला वीक होगा। तो अब आप नंबर साइज है, यहां पे साइज डिफरेंट है, आप ध्यान से देखो उसकी साइज डिफरेंट है, एक 1 2 है, 12 13 14 ऐसे हैं, 1 2 1 3 1 4, तो साइज में फर्क है ना बेटा। अब इसी तरह से नीचे देखो, नीचे एक कॉम्बो बनाया है आपके लिए, एक कॉम्बो जो कि जरूरी है। सबसे पहले अगर ये 2p कोएक्सियल है तो ये सिग्मा है, ठीक है, और ये सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 2s2p से ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह p है, और फिर ये है, बस शर्त ये है कि ये भी तो सिग्मा है और ये क्या है आपका पाई, और सिग्मा से वीक ही होता है पाई, इसीलिए 2p में फिर ये डायरेक्शनल नेचर नहीं देखेंगे। अगर कोलेट्रल लिखा हुआ है तो डायरेक्शनल नेचर नहीं देखेंगे बेटा, कोलेट्रल लिखा हुआ है तो डायरेक्शनल नेचर नहीं देखेंगे। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको, पक्की बात है, आगे बढ़ सकते हैं। सवाल समझ आया, आखिरी वाला, सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही पाई से, ये तय बात है। आप इसको ऐसे समझ लो कि लास्ट वाला पाई है और ये वाला सिग्मा है, ये सब सिग्मा है, ये सब सिग्मा है, ये सिग्मा है, लास्ट वाला पाई है, ठीक है, ये सब सिग्मा है, ये सब सिग्मा है, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो सिग्मा तो पाई से स्ट्रॉन्ग होंगे ही। अब इनका ऑर्डर तो तुमको पहले से आता है, तो ये अपने आप पीछे आ गया, पाई तो पीछे आएगा ही आएगा। क्लियर है भाई सबको एकदम। चलो आगे बढ़े और करते हैं, चलो और इस तरह के सवाल करते हैं। 3p पाई 3p पाई 3p पाई 3d पाई एंड 3d पाई 3d पाई, ये तो हमने देख लिया कि ये सबसे वीक होता है, इसमें ये एक झुका हुआ है तो स्ट्रॉन्ग, और उसमें दोनों झुके हुए तो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि साइज सेम है। अब यहां देखो, यहां साइज जो है वो इन दोनों की सेम है ना, 2p पाई 3d पाई और 2p पाई 3p पाई, इन दोनों की साइज सेम है। देखता थोड़ा सवाल इसको समझना बात को, है ना। तो ये तय बात है कि ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गई, इसको तो मैं 1 नंबर दे रहा हूं, और साइज के अकॉर्डिंग जाओ जिसमें दोनों तरफ 2 2 और इसमें दोनों तरफ 3 3, तो साइज के हिसाब से ये सबसे पीछे आ गया, तो ये तो मैं 4 नंबर दे ही रहा हूं, ये तो सबसे वीक हो गया, यानी कि इसको तो मैं वीकेस्ट बोल देता हूं, नॉट एग्जिस्ट इन नॉर्मल कंडीशन। ये तो नहीं कर रहा नॉर्मल कंडीशन, यानी हमारे लिए रूम टेम्परेचर पे इस तरह का बॉन्ड 3p का बॉन्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 3p का बॉन्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब रही बात इसकी कि 2p3d और 2p3p में,
तो क्या ये 2 3 2 3 साइज सेम हो गई बेटा। तो अब डी वाला आगे जाएगा, यानी डी वाला आगे जाएगा, इसका मतलब है यही नंबर पे आएगा, यही 2 नंबर आएगा बेटा। फिर ये क्या आएगा आपका 3 नंबर आ जाएगा, ये वाला, है ना। तो इस तरह से ये तो पूरी तरह से अरेंज ही है, 1 2 3 4 ही है, ये तो पहले से अरेंज्ड है। तो ये इस तरह से हमने देख लिया। आप वापस समझो, आपको आगे समझ नहीं आया मैं आपको फिर बताता हूं। एक नंबर क्यों? क्योंकि दोनों तरफ 2 है साइज के हिसाब से। 3 नंबर दोनों तरफ 3 है साइज के हिसाब से सबसे पीछे। अब इन दोनों की साइज सेम है, ऊपर ध्यान से देखो कैसे, 2 3 2 3 2 3 2 3 के हिसाब से कॉम्बिनेशन सेम हो गया, सेम साइज है 2 3 2 3। अब इसमें देखो कि डी है और इसमें है पी। डी वाले में ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा आएगा क्योंकि वो झुका हुआ होगा, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, वो वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला वीक हो जाएगा, इसीलिए ये 1 2 3 4 हो गया। अब देखो सवाल, अगले सवाल कुछ अलग है, रीजन इनके हम लिखेंगे। ओ ओ एग्जिस्ट करता है, बस एस एस एग्जिस्ट नहीं करता। ओ डबल बॉन्ड ओ एग्जिस्ट करता है बट ये नहीं करता। आंसर, आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा कि ओ के पास क्या होगा 2p और इसके पास भी क्या होगा 2p पाई 2p पाई, और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट, ये देखो स्ट्रॉन्ग है, बट एस एस एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसमें 3p पाई बनेगा, क्योंकि एस कौन से, मतलब सल्फर कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है बेटा, तो उसके पास 3p होगा, सल्फर के पास 3p होगा, तो ये थर्ड पीरियड का है तो 3p पाई है, ये सबसे वीकेस्ट है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां लिखा हुआ है देखो, ये वीकेस्ट होता है, नॉट एग्जिस्ट इन नॉर्मल कंडीशन। सेम टू सेम रीजन, सेम टू सेम रीजन यहां पर भी है। एन है तो 2p होगा, ए एन है तो भी 2p होगा, यानी कि जो पाई बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड में ये 2p पाई होगा जो कि एग्जिस्ट करता है। जबकि फॉस्फोरस है तो 3p होगा, ये फॉस्फोरस है तो भी 3p होगा, यानी कि ये 3p पाई वाली बात हो गई। तो यहां पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वीक बॉन्ड है। इसीलिए एक सवाल लिखा होता है कि N2 एग्जिस्ट at room temperature but P2 does not। तो ये रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, ये वाला रीजन है। ठीक है भाई, P2 एग्जिस्ट नहीं करता, P ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि P को पाई बनाने के लिए 3p पाई बनाना पड़ेगा, और 3p पाई बॉन्ड इतना वीक होता है कि वो नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए P2 कभी इस तरह से बनता ही नहीं है। N2 बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है बेटा। ये तो अच्छे अच्छे सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, ऐसे सवाल जिनका लेवल वाकई एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, फिर ये है C डबल बॉन्ड O। अब आप देखो, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन का क्या होगा 2p और ये भी क्या होगा 2p, तो ये 2p पाई टाइप का बॉन्ड होगा। तो 2p पाई तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पे समझो, ये क्या देगा आपको 3p, ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको 3p, और ये आपका क्या देगा, है ना, या इसको एक काम कर दे, ये देगा आपका, हाँ 3p देगा और ये 2p देगा, ये 3p पाई देगा, ये 3p पाई देगा और ये 2p पाई देगा, ये 3p पाई देगा, ये 2p पाई देगा। ये 3 नंबर पे आता है, ये वीक होता है और ये वीकेस्ट होता है, ये वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड। तो इसीलिए इसको पसंद नहीं है इस तरह से एग्जिस्ट होना, ये वीक है तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 3p 2p है, ऊपर वाले में 3p है, वो तो और वीक है, लेकिन ये वाला क्या है, ये है आपका 3p 2p। ठीक है भाई, ये बात समझ आई आपको? एक्चुअली ये वीक के आगे भी तुम वेरी वीक बॉन्ड लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। ये वेरी वीक होता है, वेरी वीक है, इसको वेरी वीक लिख दो, वेरी वीक बॉन्ड है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो SiO2 भी ऐसा नहीं बनता बेटा, जिस तरह से CO2 बनता है SiO2 ऐसा नहीं बनता। हम भी ऐसा सोचते हैं ना कि SI जो है वो इसी तरह से SiO2 बनाता होगा जिस तरह से CO2 बनाता है, तो ये ऐसा नहीं होता। ये सिलिकेट में हम पढ़ेंगे बाद में कि सिलिकेट में ये SiO2 होता कैसा है। ये ऐसा होता ही नहीं है, ये 4 बॉन्ड बना लेता है, ये 2 सिग्मा और 2 पाई की बजाय 4 सिग्मा बनाना पसंद करता है। ये भी इधर ही ऐसा ही है, ये भी 4 सिग्मा बनाना पसंद करेगा। ठीक है भाई, तो P4 होता है, इसकी स्ट्रक्चर P4 होती है, व्हाइट फॉस्फोरस, नाम सुना है बेटा आपने, व्हाइट फॉस्फोरस P4 होता है, ये चीज है। चलिए अब बढ़ते हैं और आगे, और सवाल है क्या, देखते हैं। हाँ अभी तो और है, चलो और कर लेते हैं। कार्बन कार्बन सिलिकन सिलिकन जर्मेनियम जर्मेनियम टिन, ये तो साइड से टॉप टू बॉटम वाला है, हो जाएगा।
बॉन्ड स्ट्रेंथ है साइड से टॉप टू बॉटम। इसमें कोई लोन पे रिपल्शन वाला केस ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगी, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ सारे बॉन्ड को जोड़कर देखी जाती है। लाइक यहाँ पे अगर आप इसको अलग करना है तो एक बॉन्ड की एनर्जी, यहाँ दो बॉन्ड की एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये अगर 10 रुपए है तो माना कि इसके पास ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और ये वाला वीक है, मान लिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके पास सिर्फ 10 रुपए हैं, इसके पास 10 रुपए के बाद 5 रुपए और आ गए, तो टोटल तो 15 रुपए हो गए ना बेटा। मैं ये नहीं कंपेयर कर रहा हूं कि इन दोनों बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, वो तो हमको पता है कि दोनों बॉन्ड में सिग्मा स्ट्रॉन्ग है और पाई जो है वो वीक है। अरे वीक है तो क्या हुआ, कुछ तो होगा वो भी। आप समझो इस बात को कि अगर ये 10 है, अगर ये 10 रुपए है तो ये 10 रुपए के साथ कुछ तो जुड़ेगा, 5 रुपए, तो मिलकर तो 15 हो गए। यहां पर वही चीज है, अगर ये 10 रुपए है तो 5 रुपए और फिर 5 रुपए और, यानी ये तो 20 रुपए हो गए। तो टोटल मिला के तो एनर्जी इसी की ज्यादा आएगी, इसीलिए टोटल एनर्जी देखी जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में जितने बॉन्ड है वो सब तोड़ना। बॉन्ड एनर्जी का मतलब ये होता है, ऐसे नहीं टूटते पाई अलग और वो अलग और ये सब नहीं होता। बॉन्ड एनर्जी इस तरह से कैलकुलेट की जाती है कि ट्रिपल बॉन्ड है तो वो तीनों बॉन्ड की एनर्जी को टोटल जोड़ के देखा जाता है, पाई सिग्मा अलग अलग नहीं किया जाता। सेम चीज है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें भी डबल बॉन्ड वाला ज्यादा ही होगा, है ना। एन जो है वो डबल बॉन्ड ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड उससे ज्यादा, सिंगल बॉन्ड ज्यादा, डबल बॉन्ड उससे ज्यादा। ये देखो ये और इंटरेस्टिंग सवाल है, ये बढ़िया सवाल है ना। इसमें मैंने ओ ओ बॉन्ड स्ट्रेंथ, हालांकि ये सवाल शायद मैंने करवा रखा है पर फिर भी देख लीजिए एक बार, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है। अगर आप यहां पे देखोगे तो इसका बॉन्ड बीच में एक बॉन्ड है, ओ ओ के बीच में एक बॉन्ड, इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो 1 है। इसका अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो ये रेजोनेंस चलता है, आपको पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ओजोन ओजोन होता है ये। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका ये आपका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर 3/2 है, यानी कि 1.5 हो गया, और ये आपको 2 दिख रहा है। अगर मैं इनके बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बेटा बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड। ये देखो बीच में कितने बॉन्ड है, 2। अब इनके तीनों के बीच में एवरेज निकलेगा तो 1.5, है ना। रेजोनेंस चलता है ना, बताया था फॉर्मल चार्ज वगैरह में, बताया था आपको ये सारी चीजें कार्बोनेट वगैरह में और सब में। तो ये 1.5 और ये सिर्फ 1। अब मुझे बताओ कि जहां पर बॉन्ड ज्यादा है वहां की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उससे कम 1.5 और उससे भी कम क्या हो जाएगा बेटा, उससे भी कम क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ओ ओ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कम, और सबसे कम ये H2O2 में जो ओ ओ बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है इसकी सबसे कम हो जाएगी। इसी तरह से NO2 माइनस NO3 माइनस, देखो जरा ये आपका 4/3 बॉन्ड ऑर्डर आया था, याद आ रहा है, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। ये एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, ये वही अगेन 3/2 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1.5, ये 3/2 आएगा ना। ये एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, ये 3/2 आएगा। 3 बॉन्ड है टोटल, जो कि 2 में इस तरह से रेजोनेंस चलेगा यहां पर भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, क्या हो जाएगा ये 1.5 हो जाएगा 3/2। ये कितना हो जाएगा 4/3, है ना। और 4/3 कितना होता है जरा बताओ, 4/3 कितना होता है, कौन बताएगा 4/3, पॉइंट्स में निकाल के देखो। 1.33 कितना होता है ये 1.33। तो इसका मतलब है वो ज्यादा है, फिर तो वो ज्यादा है। तो NO बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। नाइट्राइट आयन में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है नाइट्रेट आयन से। NO बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। सवाल ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूं, पर ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको समझना है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, मैं जानता हूं ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझना है। ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी है, आप देखोगे कि कार्बन कार्बन तो यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, तो बराबर लगा दूं क्या, नहीं। इस केस में ऐसे नहीं करेंगे। जब आपको ऐसा पता हो, इस तरह से समझाया हुआ हो कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में sp3 टाइप का हाइब्रिड हाइब्रिड बॉन्ड होगा। ये देखो ये वाला sp3 और ये वाला sp3 होगा, याद आ रहा है, sp3 का बॉन्ड है। और ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन भी sp2 है, तो ये sp2 का बॉन्ड है। ये कार्बन sp है और ये कार्बन sp है, तो sp की बात। अब मेरा सवाल, क्या आपको यह याद है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ होती थी, लेंथ? क्या आपको याद है कि sp से बड़ा, sp2 से बड़ा और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ याद है? हाइब्रिडाइजेशन में सिखाया था। अगर इसकी लेंथ ज्यादा है
है ना, लेंथ ज्यादा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ ज्यादा है। तो मुझे बताओ हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर लेंथ ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बताओ इसमें सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी होगी, ये sp3 का है, यानी कि लंबा बॉन्ड है ये बीच वाला, तो ये वीक होगा। लंबा बॉन्ड है तो ये क्या होगा बेटा, वीक होगा। ये लंबा बॉन्ड है, वीक होगा। उसके बाद ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि sp ऑर्बिटल छोटे होते हैं साइज में। अब साइज में अगर छोटे होते हैं, है ना, इसको आप साइज बोल दो, ऑर्बिटल साइज बोल दो, या लेंथ बोल दो, एक ही बात है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ बोल दो, ऑर्बिटल की साइज बोल दो। ये मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में बताया था। कुछ याद आ रहा है? धुंधला धुंधला, सुना सुना सा है या सुना सुना सा है, जरा देख के बताना इस चीज को, है ना। एक होता है सुना सुना सा लागे, और एक होता है सुना सुना सा लागे, तो दोनों बातों में फर्क है। सुना सुना है या सुना सुना है बेटा। चलो आगे बढ़े, अगले दो सवाल ट्राई करो। 20 नंबर, वीडियो को रोक के 20 नंबर आप ट्राई करो, मैं तो करवाऊंगा ही, खैर ट्राई करो। यस, तो क्या भाई, देखो इसमें 3 बॉन्ड है, इसमें वही 2 बॉन्ड हैं, एक सीओ बॉन्ड देखेंगे ना हम, एक तरफ का देखेंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2। और इसमें कितना आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ, तो ये आएगा 3, सॉरी 4/3। ये कितना आएगा, 4/3, यानी यही 1.33। ये आएगा आपका 2, और ये आपका आएगा 3। पूरे पूरे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। तो जब ज्यादा बॉन्ड दिख रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन ऑक्सीजन की यहां ज्यादा होगी, उससे कम यहां होगी, और सबसे कम पीछे होगी कार्बोनेट आयन में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अलग से ध्यान रख लेना। अब MnO4 माइनस में क्या है, ये देखो, ये मैंगनीज है बेटा। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। -1 पे है तो 1 सिंगल और बाकी 3 डबल कर दूं। MnO4 में यहाँ पे 2 माइनस है, यानी कि यहाँ पे 2 सिंगल है और 2 डबल है। अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें टोटल बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 6 + 7, ये 7/4 आएगा। इसमें कितने हो रहे हैं, 6/4 हो रहे हैं। इसमें कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 6/4। अब 7/4 की वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा आएगी। आप समझो, बॉन्ड लेंथ छोटी आएगी, MnO की बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, MnO इसमें बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, लेंथ छोटी होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मैंने स्ट्रेंथ पूछा हुआ है, मैंने क्या पूछा हुआ है, स्ट्रेंथ पूछा हुआ है। तो 6/4 की वैल्यू और 7/4 की वैल्यू, ये 6 बॉन्ड है ना टोटल, बताया तो था, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6, इसमें रेजोनेंस होगा वही एवरेज फॉर्मल चार्ज, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, उस तरह से जो हम देखते थे ना, वही सारी चीजें हैं ये। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज सबको, पक्का पक्का, ओके ओके। तो करें नया टॉपिक शुरू फिर, चलो करते हैं फिर, आओ डाइपोल मोमेंट शुरू करते हैं। चलो तो हेडिंग लगा लो, डाइपोल मोमेंट। नया टॉपिक शुरू करेंगे बेटा, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे। वैसे देखो इनऑर्गेनिक में डाइपोल मोमेंट के नाम पे सिर्फ NH3 और NF3 दिया हुआ है अपनी NCERT में, तो उससे ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं कभी अगर पूछा तो। फिर भी ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, और भी इनऑर्गेनिक के खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो वो देख लेते हैं। चलो, डाइपोल मोमेंट है क्या, किससे डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं म्यू से, है ना। ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये इट मेजर ओवरऑल पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलैरिटी चेक करता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलैरिटी चेक करता है। बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी कौन चेक करता था, कुछ याद आ रहा है पीरियोडिक टेबल से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है बॉन्ड पोलैरिटी, क्या बताता है, बॉन्ड पोलैरिटी। ये बताता है मॉलिक्यूल की पोलैरिटी, क्योंकि मॉलिक्यूल में तो एक से ज्यादा बॉन्ड हो सकते हैं ना, मॉलिक्यूल में तो एक से ज्यादा बॉन्ड हो सकते। एक सेकंड रुकना, ठंड लग रही है यार, पहन ही लेते। मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड हो सकते हैं, है ना, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं। तो ये बताता है एक से ज्यादा मतलब बॉन्ड है, तो पूरे मॉलिक्यूल की ओवरऑल पोलैरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूल पोलर होगा या नहीं होगा।
उसको डिसाइड करेगा। मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा वो बताएगा डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताता था बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता था कि बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा ये डिसाइड करता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बॉन्ड की बात, सिर्फ एक बॉन्ड की बात। और ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा उसको कहते हैं, उसको कौन करेगा? डाइपोल मोमेंट जो है वो डिसाइड करेगा। जैसे अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना? किधर डायरेक्ट करते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देखें कि HCl अगर है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हमारा वेक्टर ऐसे बनेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ हम इसको क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं। क्लियर है भाई? उसके बाद तीसरा पॉइंट, अगर लोन पेयर हो, बॉन्ड नहीं हो, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो तो क्या करना होता है? तो कह रहे हैं कि लोन पेयर डाइपोल मोमेंट, जिसको एटॉमिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लोन पेयर का मतलब यही है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, और जिसने बॉन्ड नहीं बनाया वो एक एटम से ही एसोसिएट होता है, उस पर अट्रैक्शन सिर्फ एक एटम का ही लग रहा होता है। तो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट इसको बोलते हैं। एटॉमिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल और सेंट्रल एटम। जैसे यहां पे देखो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ये समझ लें कि अगर यहां N है, ठीक है, और इसका ये लोन पेयर है, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो अब आपको अगर वेक्टर असाइन करने हैं तो मुझे बताओ इस लोन पेयर का वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर का वेक्टर, कैसे असाइन होगा? अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल। अगर ये लोन पेयर नीचे होता तो नीचे जाता, यानी कि अगर मान लो ये जो है, अगर मान लो, अच्छा हाइड्रोजन का किस तरफ जाएगा? ये तो इस तरफ ही जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसकी तरफ जाएगा। अगर मान लो ये ऐसा होता कि ए के पास एक लोन पेयर होता और ए के पास दूसरा लोन पेयर भी होता, तो ये दोनों इसको इस तरह से आपस में कैंसिल आउट कर लेते। मतलब लोन पेयर को आपको मॉलिक्यूल से दूर भेजना है। लोन पेयर को आपको क्या करना है? मॉलिक्यूल से दूर भेजना है बेटा, दूर भेजना है मॉलिक्यूल से। आप समझना मेरी बात को। दूर भेजने का मतलब क्या है? ऊपर वाला ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे वाला नीचे की तरफ जाएगा, साइड वाला साइड की तरफ जाएगा, इधर वाला इधर की तरफ जाएगा। जैसे ये ए है और अगर लोन पेयर यहां इस पर से 120 डिग्री पे लग रहे हैं, अगर 120 डिग्री पे लग रहे हैं लोन पेयर, तो भी क्या होगा? यहां से वेक्टर जाएगा एक, यहां से वेक्टर जाएगा दूसरा, और यहां से वेक्टर जाएगा तीसरा। यानी कि ये वेक्टर जो है ये 180 पे आ चुके हैं, सॉरी 120 पे आ चुके हैं, 3 वेक्टर। और लोन पेयर का वेक्टर हमेशा लोन पेयर से ही कैंसिल होता है। लोहा लोहे को काटता है, ऐसे ध्यान रखना बस। लोहा लोन पेयर को काटता है बेटा। लोन पेयर का वेक्टर कभी भी इनसे कैंसिल आउट नहीं होगा। लोन पेयर का वेक्टर किसी भी दूसरे वेक्टर से कैंसिल नहीं हो सकता। लोन पेयर का वेक्टर सिर्फ लोन पेयर से कैंसिल होगा। और ये आप सभी जानते हो कि वेक्टर अगर 180 डिग्री पे है तो कैंसिल हो जाते हैं। दो वेक्टर, सिमिलर वेक्टर अगर 180 डिग्री पे है तो कैंसिल, रिजल्टेंट 0, म्यू आर 0 हो जाता है। और अगर 3 सिमिलर वेक्टर 120 डिग्री पे हैं तो भी म्यू आर 0 हो जाता है। तो असल में अगर इस तरह से कभी 3 लोन पेयर नजर आ गए 120 डिग्री पे तो उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। इस तरह से अगर दो 180 डिग्री पे भी आ गए तो उनका रिजल्टेंट भी कितना आएगा आपके पास? 0 ही आएगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। फिर अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, अगर अब बात करना, ये देखो, अगर म्यू इज इक्वल्स टू 0 होता है तो उसे बोला जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो होता है पोलर मॉलिक्यूल।
ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है डी बाई, क्या होती है, डी बाई 1 डी बाई इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कुलाम्ब मीटर, है ना, सीएम नहीं है, ये थोड़ा गैप देके लिखा हुआ है, कुलाम्ब मीटर। 1 सेंटीमीटर नहीं बेटाइए, 1.1 डी बाई इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कुलाम्ब मीटर, है ना। 10 टू दी एक्चुअली ये 3.335 होता है, बट ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है, ये 1 डी बाई ऐसे होता है। ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है भाई, चलो ढेर सारे सवाल तो हम ऐसे ही कर लेंगे, अभी आपको बताते हैं किस तरह से करेंगे। ढेर सारे सवाल तो हम ऐसे ही कर लेंगे। फिर 3 तरह की कैटेगरी इन सवालों में हम करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की करेंगे, कुछ वेक्टर से होने वाले सवाल करेंगे, कुछ हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन पे कुछ वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा हमको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के करना होता है, बस वैसे कर लेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी हम देख लेते हैं, सबसे पहले कैटेगरी सवालों की हम देख लेते हैं। इसी तरह से हम पॉइंट्स देखते जाएंगे। ये बेसिक पॉइंट्स हो गए, सबको समझ आ गए ये वाले पॉइंट तो, कि लोन पेयर को जब भी आपको वेक्टर असाइन करना है तो आप उसको मॉलिक्यूल से दूर लेकर जाइए, है ना, मॉलिक्यूल से दूर लेकर जाइए। और अगर बॉन्ड में आपको वेक्टर असाइन करना है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आप वेक्टर क्या करोगे बेटा, वेक्टर असाइन करने वाले हो। यहां तक चीजें एकदम टनाटन क्लियर है बेटा। अब देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है जिससे अपन ढेर सारे सवाल करेंगे। अगला पॉइंट, फॉर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर for symmetrical structures, mu is zero always। अब ये सिमेट्रिकल का केस क्या है? ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आप किसको कहते हो? कौन कौन सी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होती है? कौन कौन सी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होती है? हमने VSEPR पढ़ी है, AB2L0, AB2L0 टू AB7L0, ये प्लस इसके अलावा, है ना, AB4L2, AB2L3, AB5L2, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में आती है। यानी कि इन सब के जो है म्यू जीरो होते हैं, इन सब में म्यू क्या होते हैं, जीरो होते हैं, इन सब के म्यू जीरो होते हैं। शर्त, कंडीशन, कंडीशन क्या है? हैशटैग लगा के लिख दो, हैशटैग लगा के लिख दो। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन, ऑल सराउंडिंग एटम्स, टर्मिनल एटम्स must be same in molecule। Questions, question number 1, give correct order of dipole moment in following species। ठीक है भाई, चलो सबसे पहला सवाल मेरा सबसे पहला सवाल, एक ले लिया मैंने CO2, एक ले लिया मैंने SO2, ठीक है। दूसरा सवाल मैंने ले लिया SO2 और मैंने ले लिया SO3। तीसरा सवाल CCl4 CHCl3, चौथा SiCl4 CCl4, पांचवा BCl3 NCl3 SF6 SF4। पहले ये करते हैं और आगे चलेंगे। देखो आ जाओ फटाफट फटाफट,
ये देखो, ये क्या है आपका Ab2L0 है ना, और सराउंडिंग भी सेम है, यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ये आपका Ab2L1 है। लोन पेयर वाले में 3 ही केस होते हैं, सिर्फ लोन पेयर वाले में 3 ही केस होते हैं, ये उनमें से नहीं है। ना ये Ab4L2 है, ना ये Ab2L3 है, ना ये Ab5L2 है। तो इसका मतलब है ये हमारी लिस्ट में है ही नहीं, तो ये नॉन पोलर हो गया। जब एक सॉरी ये पोलर हो गया, तो जब एक नॉन पोलर हो और दूसरा पोलर हो तो फिर डाइपोल मोमेंट पोलर वाले का क्या आता है बेटा, ज्यादा आता है। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा आता है, पोलर वाले का ज्यादा आता है। बात आपको समझ आ गई। SO2 यहां बताया नॉट इक्वल टू 0, ये आपका Ab3L0 है, यानी ये हमारी लिस्ट में है, तो ये वाला ज्यादा हो जाएगा। यहां पे CCl4 देखते जाना, ये Ab4L0 है, ये भी आपका Ab4L0 है, बट टर्मिनल एटम्स जो हैं डिफरेंट है, तो इसीलिए म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और यहां पे सारे क्लोरीन है, तो इसका फिर ज्यादा आएगा। CHCl3 का क्या आ जाएगा बेटा, ज्यादा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां टर्मिनल एटम क्या है, डिफरेंट है। SiCl4 CCl4, हाँ ये देखो, जब दोनों तरफ 0 हो जाए, जब दोनों तरफ 0 हो जाए तो आप बीच में इक्वल लगा सकते हो, लेकिन इस बात का मतलब कभी ये मत समझ देना कि अगर दोनों तरफ नॉन इक्वल हो जाए, नॉन इक्वल टू 0 हो जाए तो बीच में बराबर लगा देंगे, क्या नहीं। नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट 0 वैल्यू तो 0 है, एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो 0 वाली बात और नॉट इक्वल टू 0 वाली बात, दोनों में फर्क है। एक 0 एक नॉन 0, नॉन 0 वाले को ज्यादा कर दो, दोनों 0 बराबर कर दो। BCl3 को देखो, BCl3 क्या है आपका, म्यू इज इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि Ab3L0 है। यह आपका Ab3L1 है, यानी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये समझ आई बात। उसके बाद SF6 और SF4 की बात कर लेते हैं। ये म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये मैं बार बार किसी किसी में नहीं लिख रहा हूं, तो आप समझ जाना क्या करना है उसमें। और ये आपका Ab4L1 है, ये क्या होगा आपका Ab4L1 है, तो इसका मतलब है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां इसको ज्यादा कर दो, ठीक है भाई, यहां इसको क्या कर दोगे, ज्यादा कर दोगे। ये सवाल है, और इस तरह के कुछ सवाल देख लेते हैं, फिर अगली कैटेगरी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यहां पर इस कैटेगरी के कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। चलिए, तो कुछ 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं, आइए। PCl3 PCl5, ठीक है, PCl3 PCl5 में अगर आप देखोगे तो ये आपका Ab3L1 है, और ये आपका Ab5L0 है। इसका म्यू इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये ज्यादा हो गया। XeF2 आपका Ab2L3 है, म्यू 0 होता है इसका, लोन पेयर वाला केस, 3 केस में से। और ये आपका Ab4L2 है, इसका भी म्यू 0 होता है, इसका मतलब दोनों 0 तो बराबर कर दो। ये आपका Ab2L0 है, ये आपका Ab3L2 है, इसका 0 नहीं होता, 2-3 का होता है, Ab2L3 का होता है, इसमें 2 लोन पेयर है, ठीक है, इसका 0 नहीं होता, इसका 0 होता है, तो इसका मतलब है इसको ज्यादा कर दो, ठीक है। ये कुछ सवाल थे, ठीक है, जो हमारी इस कैटेगरी के सवाल थे। एक कैटेगरी और है जो डेल्टा EN पे डिपेंड करती है ना। और एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये जो हमारा म्यू होता है, म्यू है ना, इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में वापस एक बार ऐड कर लेना, एक चीज स्टार्टिंग में वापस ऐड कर लेना। म्यू इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू डी। अब ये Q क्या होता है, चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और D जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, जिसको हम बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं बेसिकली, है ना। बॉन्ड लेंथ की बात यहां पे हो रही है। तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन। तो अब जो मैं एग्जांपल आपको करवा रहा हूं ना, वो एग्जांपल एक अलग कैटेगरी है। वो एग्जांपल कौन सी कैटेगरी है वो सुन लो। अब जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूं कि एग्जांपल्स बेस्ड ऑन Q, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन Q, Q पर बेस्ड होगा।
मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जैसे OH बॉन्ड है और NH बॉन्ड है, तो इसकी होती है 3.5 और इसकी होती है 2.1, तो डेल्टा EN यहां पे कुछ आएगा। यहां होता है 3.0 और यहां आता है 2.1, तो इसका भी डेल्टा EN ज्यादा आएगा। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। हमको जो वो Q है ना, वो Q क्या है, हमारा चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब है कि यहां पे अगर डेल्टा EN इंक्रीज होता है तो Q का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा, और जब Q का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो फिर Q का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा, और इसके बाद जो है हमारा म्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो एग्जाम्पल मैं अभी करवाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्यू पर बेस्ड होते हैं। जैसे पहला HF, HCl, HBr और HI, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा क्या, दूसरा एग्जाम्पल हो गया HF, ठीक है, सॉरी H2O, ठीक है, NH3 ये हो गया, और H2PH3 हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कौन सा, यहाँ ले सकते हैं H2O और H2S ले सकते हैं, और फोर्थ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं H2O एंड HF ले सकते हैं, ठीक है भाई। ये आप चीजें देखते हैं इसमें, आइए। HF के अंदर डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा क्योंकि 4.0, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, उससे कम इसमें डिफरेंस होगा। डेल्टा EN का डिफरेंस देखना है हमको क्या देखना है बेटा, डेल्टा EN का डिफरेंस देखना है। तो इसमें और कम और इसमें और कम, यहाँ OH का डिफरेंस होगा, यहाँ NH का डिफरेंस होगा, यहाँ PH का डिफरेंस होगा, तो ये इससे ज्यादा होगा। यहाँ OH का डिफरेंस होगा, यहाँ SH का डिफरेंस होगा, तो ये डिफरेंस ज्यादा होगा, तो यहां ज्यादा होगा। अब बात आती है कि H2O और HF में HF ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, बट इन NCERT HF H2O इज ग्रेटर देन HF। दुनिया की हर किताब में HF ज्यादा मिलेगा। आपको नेट पे देखोगे तो HF का डाइपोल मोमेंट ज्यादा मिलेगा, लेकिन NCERT कहती है कि H2O का ज्यादा होगा। तो सर हम क्या माने, NCERT मानेंगे। हम क्या माने, NCERT मानेंगे। तो मानना हमको NCERT की पड़ेगा, इसीलिए माननी तो इसी की पड़ेगी। भाई ये गलत है सही है, लेकिन फाइनल आंसर तो इसी से जाएगा। HF ज्यादा होना चाहिए, है ना। आप नेट वगैरह पे देखोगे सबको ज्यादा, लेकिन NCERT बोलती है कि H2O का उसने ज्यादा दिया हुआ है। आप वैल्यू जाकर देखोगे तो उसका डाइपोल मोमेंट उन्होंने ज्यादा दिया हुआ है NCERT के। तो अब ज्यादा दिया हुआ है तो हम ज्यादा मानेंगे। तो एक तरह से NCERT का एक्सेप्शन मैं लो। अब मैं इसको मिसप्रिंट कहूं, मैं क्या कहूं वो मुझे नहीं पता, बट ये NCERT का एक एक्सेप्शन हो गया बेसिकली, ठीक है भाई, ठीक है। चलो ये हो गए एग्जाम्पल बेस्ड है क्यू पे, क्यू पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है भाई। और अब हम जो कल के लेक्चर में, हालांकि अगर 15-20 मिनट और दूं तो मैं ये टॉपिक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा ही हो जाएगा, बट ठीक है कल देखते हैं उसको, है ना, अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कुछ देखेंगे, कुछ डेटा बेस्ड एग्जाम्पल और हम करने वाले हैं। तो अलग अलग कैटेगरी वाले देखेंगे, कुछ वेक्टर से हम कैसे डिसाइड करते हैं, वेक्टर वाले क्वेश्चन देखेंगे कि वेक्टर को कैंसिल कर करके आंसर निकालने वाला, है ना। तो अभी तक हमने किसी में वेक्टर नहीं बनाया, देखो वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं, हमने वेक्टर वेक्टर खेला ही नहीं अभी। तो अभी हमने दो कैटेगरी करी है, एक तो ये जिसमें हमारे ये वाली कैटेगरी होती है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स वाली कैटेगरी, और एक एग्जाम्पल बेस्ड क्यू कैटेगरी। हम दो कैटेगरी और देखेंगे, है ना, हम दो कैटेगरी और करने वाले हैं, बेसिकली दो नहीं एक ही कैटेगरी और करने वाले हैं, वेक्टर वाली कैटेगरी की, वेक्टर से कैंसिल करना, वेक्टर असाइन करके आंसर्स निकालना, है ना। और हाँ यस सॉरी एक नहीं दो कैटेगरी और करने वाले हैं। एंड फाइनली कुछ 3-4 एग्जाम्पल ऐसे जो डेटा बेस्ड होते हैं, 3-4 एग्जाम्पल ऐसे जो डेटा बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये NCERT डेटा है, बट इन NCERT HF इज मतलब H2O इज ग्रेटर देन HF, इस चीज का अच्छे से ध्यान रख लेना। मुझे ये मत पूछना कि हम कौन सा याद रखें, प्लीज मुझे ये मत पूछना, मैं कह रहा हूं NCERT में याद रख लेना, NCERT वाला याद रख लेना। मेन एग्जाम में आंसर फाइनल NCERT देख के जाएगा। मुझे ये मत पूछना कि किसका याद रखें, हम कौन सा याद रखें। मैं इसको एक और अच्छा जवाब देता हूं कि जो
अच्छा एग्जामिनर होगा ना, वो ये सवाल नहीं बनाएगा। उसको पता है कि एनसीईआरटी ने ये लोचा कर रखा है, उसको पता है। तो बस चिंता मुक्त रहो, ठीक है। मत पूछना कि हम कौन सा ध्यान रखें। अगर तुम पूछोगे तो मैं बोलूंगा एनसीईआरटी वाला ध्यान रखो, और फिर साथ के साथ बोलूंगा कि वो सवाल नहीं आएगा कभी, क्योंकि पता है, ये हर टीचर को पता है कि H2O को ज्यादा दे रखा है उसने HF से, ठीक है। और अगर कभी आ गया गलती से तो फाइनल आंसर एनसीईआरटी से जाएगा। इसलिए अगर मन में वो ध्यान रखना और बाहरी दिखावे में ये ध्यान रख लेना बेटा, ओके। चलिए, तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। हमारा डाइपोल मोमेंट खत्म नहीं हुआ है। हम डाइपोल मोमेंट को लेकर दो कैटेगरी और करेंगे, एक तो डेटा बेस्ड एग्जाम्पल करने वाले हैं और दूसरा वेक्टर वाले एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के भी हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। ऑर्थो मेटा पेरा वाली जो पोजीशंस होती है वही हम देखने वाले हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे, है ना। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट का डाइपोल मोमेंट और चलेगा अगले लेक्चर में, और देन वी विल स्टार्ट आयनिक बॉन्ड। अगले लेक्चर में हम आयनिक बॉन्ड शुरू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।